बलरामपुर में बबली एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिसे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तू इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ, तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन इस्त्री ही मिलती? पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस इस्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन इस्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन इस्त्री, अब इससे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ, तो फिर इस इस्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन इस्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन इस्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानती हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन इस्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू, तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरों का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। अरुणा दिल्ली शहर में रहती है। उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसकी एक 5 साल की बेटी है और अब दूसरी बार वो गर्भवती है। पर इस हालात में भी वो ऑटो चलाती है। अपनी 5 साल की बेटी को पड़ोसियों के पास छोड़कर जाना उसकी मजबूरी है। बेटी दीपिका, तू अपना ख्याल रखना, मैं अब काम पर चलती हूँ। हाँ, तुम शाम को जल्दी आ जाना ना माँ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। ठीक है बेटी, मैं आ जाऊंगी। ऐसा कहकर अरुणा अपनी ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। उसे दिन में 2-3 सवारी मिलती हैं, जिसे वे ऑटो में बिठाकर उनके घर तक छोड़ाती है और शाम को अपने घर पहुंच जाती है। अरुणा देवी दुर्गा को बहुत मानती है और सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना करती है। हे माता, जैसा आशीर्वाद आपने मुझ पर अभी तक बनाए रखा है, सदैव ऐसे ही बनाए रखना और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना माते। आप तो जानती हैं ना, मुझे मजबूरी में काम पर जाना पड़ता है। अगर ये होते तो मुझे काम पर नहीं जाना पड़ता, पर घर चलाने के लिए माता ये करना जरूरी है। ऐसे ही अर्चना काम पर जाती रही, लेकिन एक दिन उसकी बेटी दीपिका को निमोनिया हो गया और उसके इलाज में घर में रखा सारा पैसा खर्च हो गया। घर में रखा सारा पैसा तो खर्च हो गया, पर मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। हे माता रानी, सब आपकी कृपा है। अर्चना का आखिरी महीना चल रहा था, पर बेचारी की कितनी बुरी किस्मत थी कि उसे जिस समय आराम करना चाहिए वो उस समय भी ऑटो चला रही थी। तभी उसे रास्ते में उसकी सास मिली। माँ जी, आप नमस्ते, आइए मैं आपको घर छोड़ती हूँ। मैं उसी तरफ जा रही थी। माँ जी, हट, रहने दे, मुझे नहीं बैठना तेरी इस बेकार से ऑटो में। जिस दिन से मेरे बेटे ने तुझसे शादी की
मैं उसी दिन से तुझसे रिश्ते नाते सब तोड़ दी हूँ, तो मुझे माजी वाजी मत कहकर बुलाया कर। ना वो मेरा बेटा था और ना तो मेरी बहू है। तुम दोनों उसी दिन से मर चुके हो मेरे लिए। चला भट, मुझे जाने दे। उषा ऐसा कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन तभी अर्चना को दर्द उठने लगा और वो वही ऑटो में पड़ी दर्द से कराने लगी। आस पड़ोस में जितने भी लोग थे वो सब उसे देखकर जा रहे थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। हे माँ मदद करो, हे माँ मदद करो। अर्चना ऐसे दर्द से चिल्ला रही थी कि तभी एक औरत उसके पास आती है। अरे आप मेरे साथ चलिए, मेरा घर यहीं पास में है, आप चलिए। वो औरत का घर पास में ही था। वो अर्चना को अपने साथ ले आई और उसका बच्चा वहीं पैदा हुआ। अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया। ये लो बहन, तुम्हारा बेटा बहुत ही सुंदर है। अर्चना उसे देख रोने लगी। बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। अर्चना के ऐसे कहते ही वो औरत देवी दुर्गा में बदल गई। वो कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि स्वयं देवी दुर्गा थी, जो खुद अर्चना की मदद के लिए धरती पर आई थी। आना तो था ही अर्चना, तुमने अपने दिल से जो बुलाया था, और जब मेरा भाग कोई मुझे अपने दिल से बुलाता है तो मुझे आना ही पड़ता है। और अब जब मैं आ गई हूँ तो मैं सब ठीक कर दूंगी मेरी पुत्री। तूने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, पर अब उन कष्टों का खत्म होने का समय आ गया है। देवी दुर्गा ने अपने चमत्कार से उस घर को एक बड़े सुंदर से घर में बदल दिया और धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। अर्चना, आज से यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए ये तुम्हें दे रही हूँ। और कभी दुखी मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो, पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुँच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपने भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है। अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है, इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है, वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है
इंजीनियरिंग 10 वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली। हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी। और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ। और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई। एक जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में जाबाज चील एक गुंडा था। उसके पास पेट्रोल, डीजल और गैस का स्टेशन था। गांव में अकेले उसी के पेट्रोल पंप होने के कारण वो मनमानी दाम में ऑटो वालों को गैस बेचता था। एक दिन बबलू के पास हरिया आता है। हरिया एक साइंटिस्ट था। बबलू, ये ऑटो कैसा है? तुम तो लाल रंग का ऑटो चलाते थे, क्या तुमने नया ऑटो रिक्शा खरीदा है? तो बबलू कहता है, नहीं सर, नया ऑटो नहीं है मेरा। ऑटो रिक्शा तो बैंक वाले उठा के ले गए, क्योंकि मैंने अपना EMI नहीं दिया था, इसलिए ये ऑटो मैंने खड़क सेठ से किराए पर लिया हूँ। तो हरिया कहता है, ये तो CNG ऑटो जैसा है, माइलेज कितना देता है? तो बबलू कहता है, माइलेज कितना भी दे, क्या फायदा उसके साहब, उसके हिसाब से भाड़ा भी तो देना पड़ता है ना। पूरी जिंदगी भर मेहनत करने पर भी मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो हरिया कहता है, तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम अपना CNG ऑटो खरीद लो, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो बबलू कहता है, नहीं हरिया सर, वो जाबाज मनमाने दामों में गैस बेचता है, जिससे हमें फायदा नहीं होता है, बहुत बुरे फंसे हुए हैं। तो हरिया कहता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी पत्नी क्या करती है? तो बबलू कहता है, मेरी पत्नी पीलू मिट्टी के सामान बनाती है। वो जो भी एक बार देख लेती है वैसा का वैसा मिट्टी का बना देती है। हरिया कुछ सोचता है और बबलू से कहता है, अच्छा तो एक बार तुम दोनों मेरे घर आना। अगले दिन बबलू पीलू के साथ हरिया के घर गया। पीलू ने हरिया को मिट्टी के बने हुए कुछ सामान दिखाए, जिसको देखकर हरिया बहुत खुश हुआ। फिर वो पीलू को मिट्टी का ऑटो रिक्शा बनाने को कहता है और देखते ही देखते पीलू मिट्टी की ढेर से एक ऑटो रिक्शा तैयार कर देती है। अरे वाह पीलू, तुम तो कमाल की कलाकार हो। मैंने कहा था ना सर कि ये जो देखती है वैसी ही चीज मिट्टी से बना देती है। लेकिन अब इस मिट्टी के ऑटो का आप क्या करेंगे? ये चलेगा कैसे? ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब मैं जाबाज की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, और तो और मैं ऑटो वालों को CNG भी सप्लाई करूंगा। फिर हरिया अपनी लैब में पीलू के बनाए ऑटो रिक्शा में काम करने लगा और साथ ही एक बड़ा सा CNG का पंप भी तैयार कर दिया और ऑटो में CNG गैस भी भर दिया। इसके बाद वो बबलू को वो ऑटो चलाने के लिए दिया। बबलू अब मिट्टी का ऑटो चलाने लगा और उससे पैसे कमाने लगा। मिट्टी के अनोखे ऑटो को देखकर जंगल वाले बहुत खुश हुए। गांव वालों, अब से आपकी ऑटो की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई है। पीलू मिट्टी के ऑटो बनाएगी और मैं आप सभी के लिए बड़ा सा गैस पंप भी बना दिया हूँ।
अब से आप यही से कम दामों में गैस भरवाओ। सर, ये मिट्टी का ऑटो बारिश में नहीं पिघलेगा क्या? मैंने इस पर सारे टेस्ट कर लिए हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिट्टी का बना हुआ होने से ये एकदम हल्का ऑटो है, जिससे इसकी माइलेज भी 100 की है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जाबाज की दुकान में भीड़ लगनी बंद हो जाती है। बबलू, तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम मेरे गैस स्टेशन से गैस नहीं भरवा रहे हो? तो बबलू कहता है, तुमने हम लोगों को बहुत लूटा है जाबाज। अब तुम सब हरिया सर के गैस स्टेशन से ही गैस भरवाएंगे। तो जाबाज बोलता है, मैं तुम्हारे हरिया सर का बैंड बजा दूंगा। उसकी ये हिम्मत कि जाबाज से पंगा ले रहा है, मेरी दुकान बंद करवाएगा, मैं उसको ही बंद कर दूंगा। उस रात जाबाज हरिया के घर पर जाता है। हरिया सो रहा होता है। जाबाज चाकू निकालता है, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है और वो देखता है कि उसे पुलिस ने घेर लिया है। तो कालू इंस्पेक्टर कहता है, जाबाज, तुमने इस देवता जैसे साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की, आज तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। फिर जाबाज की पुलिस बहुत पिटाई कर देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। इस तरह से हरिया गरीब गांव वालों की मदद करता है और सबकी जिंदगी खुशहाल बन जाती है। अब पीलू और बबलू अमीर हो जाते हैं। पीलू की खुद की मिट्टी का ऑटो बनाने की फैक्ट्री होती है और बबलू हरिया के साथ सीएनजी बेचता था। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। भोलापुर के जंगल में गरीब किसान पीलू रहती थी। वो दुर्गा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन दुर्गा जी की आरती करती थी और उन्हें खुशबू वाली अगरबत्तियाँ और लाल फूल भेंट करती थी। इस बार मैं जामुन की फसल उगाऊंगी और माँ दुर्गा देवी को उन जामुनों का भोग लगाऊंगी, लेकिन उसके बीज और पानी के लिए मुझे पैसे उधार लेने होंगे। पीलू जाबाज के पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। जाबाज एक बहुत ताकतवर और बदमाश जमींदार था। पैसों के बदले में वो गरीब किसानों की जमीन अपने पास गिरवी रखता था और फिर उनकी जमीन को हड़प लेता था। जाबाज सेठ जी, आप बहुत से किसानों को उधार देते हैं, मुझे भी 1 लाख रुपए उधार चाहिए। बीज, खाद और पानी खरीदने के लिए मैं आपके पैसे ब्याज समेत फसल बेचकर वापस कर दूंगी। तो जाबाज कहता है, तुम जैसी बहुत से गरीब लोग मेरे पास पैसे मांगने के लिए आते हैं। अपनी जमीन को मेरे पास गिरवी रख दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा और अगर तुम पैसे वापस नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। मैं गरीब किसान हूँ, ये जमीन मेरी एकलौती संपत्ति है जिससे मैं अपना घर चलाती हूँ। मुझे विश्वास है कि दुर्गा जी की दया से मेरी खेती अच्छी होगी, मेरी जमीन मेरे पास ही रहेगी। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम पर दुर्गा जी की कृपा है कि नहीं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, समझी? अब अपनी जमीन मुझे दो और पैसे ले लो। फिर पीलू उन पैसों से जामुन के बीज, खाद और पानी की इंतजाम करती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। हे दुर्गा माँ, आपकी बहुत दया है। इस बार की फसल को आप आशीर्वाद दीजिए। इस बार अच्छी फसल होते ही मैं आपका प्रसाद गरीबों में बांट दूंगी। और देवी दुर्गा की कृपा से पीलू को जामुन की बहुत अच्छी फसल होती है। एक दिन जाबाज पीलू के खेत के पास पहुंचता है। पीलू के खेत के जामुन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस छोटी सी चिड़िया ने बहुत अच्छी खेती की है। अब जमीन में कब्जा करने में मजा आएगा। थोड़ी देर बाद पीलू अपने खेत में आती है तो उसको जाबाज इंतजार करता रहता है। जाबाज जी, आप? हाँ, मैं अपनी रकम वसूलने के लिए निकला था। तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है, अब पैसे लौटाओ। जाबाज जी, अभी तो फसल उगी है, मैं जल्दी ही इसको बेचकर आपके पैसे वापस करके आपका उधार लौटा दूंगी। मुझे ये सब से मतलब नहीं है, तू मुझे मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं अभी ये जमीन अपने कब्जे में कर लूँगा। ये तो गुंडागर्दी है,
आप मेरी जमीन पर कब्जा करने के नियत से ही आए थे। देवी दुर्गा जी से डरिए। आप मुझ गरीब का सब कुछ लूट रहे हैं। पिद्दी चिड़िया, तू मजदूरी के लायक भी नहीं है। मैं उसके लायक छोड़ूंगा नहीं, तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से, अब ये जामुन का खेत मेरा हुआ। जाबाज पीलू की जमीन कब्जा कर लेता है। शाम में पीलू अपने घर आती है और अपना दुख दुर्गा जी से कहती है, हे माँ, आपकी दया से इतनी अच्छी फसल हुई थी, लेकिन उस बदमाश जाबाज ने सब कुछ छीन लिया। माँ, मैं आपकी शरण में ही हूँ। मैं सोची थी कि आपकी अच्छे से पूजा करूँगी, आपका प्रसाद गरीबों में बांटूंगी, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कोई और काम कर लूं। उसकी भावनाएं सुनकर उसके सामने दुर्गा जी प्रकट होती है। बेटी, तू दुखी मत हो, तू मेरी बहुत प्रिय भक्त है। तेरे साथ हुए अन्याय को मैं जानती हूँ। तुझे कोई दुख देगा तो मैं तेरी रक्षा करूँगी। उस बदमाश जाबाज को बाकी देने की सजा मिलेगी। मैं तुझे चमत्कारी जामुन का पौधा दे रही हूँ, तू इसे ले और अपने आंगन में लगा दे, फिर देखना। पीलू को दुर्गा जी समझा देती है। पीलू देवी की दया वाली चमत्कारी जामुन का पौधा आंगन में लगा देती है। थोड़ी ही देर में वो जामुन का पेड़ बन जाता है और उसमें से हीरे के जामुन उग आते हैं। दुर्गा माँ, आपकी शक्ति अपरंपार है, आपकी जय हो माँ। पूरा गांव पीलू के चमत्कारी पेड़ के बारे में बात होने लगती है, जिसको सुनकर जाबाज पीलू के घर दौड़ता है। वाह, ये तो हीरों के जामुन है, ये तो चमत्कारी है। पीलू, मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा, बस उसके बदले में ये हीरों का पेड़ मुझे दे दे। जाबाज, तुम बहुत लालची हो। मेरी इतनी छोटी सी जमीन के बदले में तुझे इतना कीमती हीरों का पेड़ दे दूं? ये तो मेरे लिए घाटे का सौदा है। मुझे तो इस पेड़ के बदले तुम्हारी पूरी संपत्ति चाहिए। सौदा मंजूर है तो बताओ, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे, तुझे तो बहुत हिम्मत आ गई है। सब माँ दुर्गा जी की दया है। अब आप मुझे इस पेड़ के बदले अपनी पूरी संपत्ति दे दो। मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकता। मुझे तो किसी भी हालत में ये हीरों के जामुन का चमत्कारी पेड़ चाहिए। इसके लिए मैं तुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद दे रहा हूँ। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा इस पेड़ से। तो पीलू कहती है, ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये पेड़। ये ले मेरी पूरी जायदाद की कागजात, अब से ये तुम्हारे हो गए। फिर जाबाज अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पूरी जमीन और दूसरों की ली हुई जमीनें, पूरी जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देता है और उसे वो पेड़ ले लेता है। जाबाज जिन जिन लोगों की जमीन हड़पा था, उन सभी को पीलू बुला बुला कर जमीन वापस कर देती है। और फिर जैसे ही जाबाज चमत्कारी हीरों के जामुन को छूता है, वो मिट्टी में बदल जाते हैं। अरे, ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ये हीरों के थे। तुझे तेरी लालच और गरीबों को सताने की सजा मिली है। जय माँ दुर्गा देवी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ दुर्गा जी प्रकट होती है और जाबाज की पिटाई कर देती है और फिर जाबाज जंगल ही छोड़कर भाग जाता है। बेटी, अब तू इसकी संपत्ति को अच्छे कामों में लगाना। अब से तू मालकिन है, तेरा कल्याण होगा। जय माता दी। और फिर पीलू अपनी भक्ति जारी रखती है और खुशी खुशी रहने लगती है। रात का समय था। पिंकी लोमड़ी और चिंकू बंदर सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। वहीं उनके पापा टिंकू सियार अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। वहीं पिंकू और चिंकू की मम्मी चंपा नीलगाय रसोई में सबका खाना खाने के बाद बर्तन धुल रही थी और बाकी बचा खाना फ्रिज में रख रही थी। काम होने के बाद वो हॉल में आती है और सबसे कहती है, अरे बच्चों, तुम अभी तक सोए नहीं? चलो चलो अपने कमरे में जाओ और जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। चलो। मम्मी, फिल्म बस खत्म होने वाली है, देखने दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो अंदर जाओ, सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मम्मी प्लीज आप जाकर सो जाओ ना, हमें तो अभी फिल्म देखनी है। ये स्पाइडर
मैन की फिल्म पहली बार आ रही है टीवी पर। चंपा ने फिर टिंकू से कहा, अजी आप भी सो जाइए ना, सुबह आपको ऑफिस भी तो जाना है। और इन बच्चों को भी कहिए कि ये सो जाएंगे, 24 घंटे बस टीवी में लगे रहते हैं। तुम सो जाओ चंपा, मुझे तो अभी बहुत काम है। और बच्चों को देखने दो ना उनकी मूवी, एक तो इतने दिनों बाद आ रही है। अच्छा सभी बिजी हैं, बस मैं ही वेली हूँ। ठीक है, मैं तो उल्लू की तरह जाग नहीं सकती, मैं तो चली सोने। चंपा ऐसा कहकर सोने के लिए चली जाती है। तभी टिंकू अपने बच्चों से कहता है, बच्चों चलो काम पर लगते हैं, तुम्हारी मम्मी सोने चली गई, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, चलो। हाँ पापा, हमें तो अभी बलून भी फुलाने हैं और घर की सजावट भी करनी है, चलो चिंकू। पिंकी देखती है कि चिंकू तो सो चुका है, वो इसको हिलाती है पर चिंकू फिर भी नहीं जागता। फिर पिंकी उसके मुंह के ऊपर कुछ पानी की बूंदें छिड़कती है, जिससे चिंकू होश में आता है। अरे मेरी नींद खराब कर दी, अच्छा खासा सपना देख रहा था, स्पाइडरमैन से भी मेरी मुलाकात होने वाली थी। सपना बाद में देखना चिंकू, पहले चलकर बलून फुलाते हैं और घर की सजावट करते हैं। तू भूल गया, मम्मी का जन्मदिन है। लो बच्चों, मैं बलून ले आया, चलो। सभी मिलकर बलून फुलाते हैं और फिर कमरे की सजावट करते हैं। तभी पिंकी कहती है, पापा वो डिलीवरी वाला आता ही होगा, अगर उसने घंटी बजा दी तो मम्मी जाग जाएगी और हमारा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। चलो पहले केक ही ले लेते हैं। टिंकू अपने पर्स से पैसे निकालकर घर का दरवाजा जैसे ही खोलता है तो वो देखता है कि सामने डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? मैं बस अभी घंटी बजाने ही वाला था। इसलिए तो कि तुम घंटी ना बजा सको, हमने ये दरवाजा खोल दिया। लो ये रहे तुम्हारे पैसे। डिलीवरी बॉय टिंकू को केक देकर और अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी ये केक फ्रिज में रख दो और चिंकू चलो अपना अधूरा छूटा काम पूरा करते हैं। सभी मिलकर कमरे की सजावट करते हैं। तभी पिंकी कहती है, पापा 12 बजने में 1 मिनट है, जल्दी चलो, मम्मी को उठा देते हैं। हाँ चलो। सभी केक लेकर मम्मी के कमरे में जाते हैं और सभी एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सुनकर मम्मी नींद से जाग जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें याद था कि मेरा जन्मदिन है? और क्या मम्मी, आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, हम आपका जन्मदिन भी नहीं याद रख सकते? मम्मी बच्चों को गले लगा लेती है और फिर टिंकू कहता है, अरे भाग्यवान, केक भी काटो और चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टिंकू और बच्चे मम्मी को एक कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने वो सजावट की थी, जिसे देख मम्मी बहुत खुश हो जाती है और फिर केक काटती है और एक एक करके अपने बच्चों और पति का मुंह मीठा करवाती है। मम्मी आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या सरप्राइज बच्चों? कल नाना नानी भी आ रहे हैं आपका जन्मदिन मनाने। सच में? अरे बच्चों, तुमने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। ये बात बतानी थोड़ी थी, ये तो राज रखनी थी। कल जब नाना नानी आते तब मम्मी को देखते कितनी खुश हो जाती। अब बता दिया तो बता दिया, जाने दो ना। अगले दिन मम्मी के माँ बापा भी गांव से आ जाते हैं और मम्मी उनके साथ अपना पूरा दिन बिताती है और इस बार का जन्मदिन बहुत ही खुशहाली से मनाती है। एक गांव में नंदू नाम का एक बंदर रहता था। वह उस गांव में समोसे बेचकर अपना गुजारा किया करता था। नंदू बंदर बहुत सालों से सभी जानवरों को अपने हाथ के समोसे खिला रहा था, इसलिए सभी जानवरों को नंदू पर बहुत भरोसा था और नंदू बंदर को भी सभी जानवरों पर बहुत विश्वास था। कभी कभी अगर कोई पैसे नहीं भी लाता था तो नंदू उनसे कहता, अरे क्या दिक्कत हो गई भाई, जब तुम कल खाने के लिए आओगे तो तब दे देना, पैसे कौन से भागे जा रहे हैं, आप समोसा खाओ, पैसे आप मुझे बाद में दे देना। अरे शुक्रिया नंदू भाई, तुम्हारे हाथ के समोसे बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मैंने खाए बिना रह ही नहीं पाता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं शाम तक आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। वह हाथी समोसे खाकर चला जाता है और शाम को वापस आते हुए नंदू बंदर के समोसे के पैसे उसे दे देता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। नंदू की दुकान बहुत ही फेमस थी, इसलिए उसकी दुकान के बाहर हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती थी। सभी जानवर वहाँ पर लाइन लगाकर समोसे खाया करते थे। एक दिन पप्पू नाम का एक लोमड़ वहाँ आता है और वह नंदू की दुकान पर इतनी भीड़ देखता है तो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इस समोसे की दुकान पर तो बहुत भीड़ है, अगर मेरी भी दुकान ऐसे ही चल पड़े तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा। इस जंगल में बस एक ही समोसे वाला है, इसलिए मुझे यहीं पर अपनी समोसे की दुकान खोल लेनी चाहिए, मुझे अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर पप्पू फौरन ही नंदू बंदर के सामने वाली दुकान को किराए पर ले लेता है और अगले दिन से वह समोसे बनाने का सामान ले आता है और उन्हें इकट्ठा करके समोसे बनाना शुरू कर देता है। अरे अरे, मैं तो एक चीज भूल ही गया, अगर मैंने उसे नहीं डाला तो समोसे में कैसे मजा आएगा, अभी लेकर आता हूँ।
और फिर पप्पू लोमड़ अपने थैले में से एक डिब्बी निकालता है और उसको समोसे के आलू में डाल देता है और फिर आलू में अच्छे से मिलाकर समोसे बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में समोसे तैयार हो जाते हैं और वह समोसे दुकान पर लगाकर कहने लगता है, अरे पप्पू के समोसे खाओ और सारी टेंशन भूल जाओ, जो पप्पू के समोसे खाए वो बार बार आए। तभी वहाँ पर धीरे धीरे कुछ जानवर जमा होने लगते हैं और पप्पू के समोसे खाने के लिए मांगते हैं। समोसे सच में बहुत टेस्टी थे, इसलिए वे और मंगा कर खाते हैं और बस धीरे धीरे सभी जानवर पप्पू के समोसे खाने के लिए आया करते थे। अब पप्पू की दुकान भी काफी अच्छी चलने लगी थी, इसलिए पप्पू सस्ती और सड़ी हुई चीज का इस्तेमाल करके उसमें खास तरह से बनी एक दवाई मिलाकर सभी ग्राहकों को खिलाता, जिससे ग्राहकों को बहुत अच्छा लगता था। अब नंदू बंदर के दुकान पर कोई भी नहीं आता था। मेरे सारे ग्राहक अब पप्पू समोसे वाले के पास जाने लगे हैं। आखिर इसके समोसे में ऐसा क्या है, मैं एक बार इसके समोसे खाकर देखता हूँ। नंदू बंदर अपना भेष बदलकर पप्पू के समोसे खाने के लिए पहुँच जाता है। उस समय पप्पू लोमड़ समोसे बना रहा था, तभी नंदू अंदर उसे एक दवाई मिलाते हुए देख लेता है और वह समझ जाता है, ये तो कोई गलत दवा मिलाकर सभी जानवरों को अपने समोसे खिलाता है। अगर ऐसा ही रहा तो ये सभी जानवरों की सेहत के साथ खेलता रहेगा और उन्हें बीमार कर देगा। मुझे सभी को इसकी सच्चाई बतानी होगी। अगले दिन नंदू बंदर अपनी दुकान पर कुछ दवाई रख लेता है और उन्हें बेचने लगता है। दवाई ले लो दवाई, दवाई ले लो दवाई। कुछ जानवर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे नंदू भैया, तुमने दवाई बेचना भी शुरू कर दिया क्या? हाँ भाई, क्योंकि अब आप बीमार पड़ने वाले हो ना, आपका ध्यान भी तो मुझे ही रखना होगा ना। क्यों भाई, हम क्यों बीमार होंगे? क्योंकि आप पप्पू के समोसे खाते हो और वह अपने समोसों में एक दवाई मिलाता है, जिससे आपकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी और फिर मेरी दवाई की तो जरूरत पड़ेगी ना। क्या सच में पप्पू हमारे साथ ऐसा कर रहा है? चलो भाइयों, अभी पप्पू लोमड़े को सबक सिखाते हैं। सभी पप्पू लोमड़े की दुकान पर जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे पप्पू, तू क्या हम सभी को मारना चाहता है वे दवाई मिलाकर? पप्पू लोमड़ ये सुनते ही घबरा जाता है और उसका चेहरा पसीने में हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। करेगा तो तू अब जब यहाँ तू रहेगा। चल निकल जा यहाँ से, हमारे गांव से, वरना अच्छा नहीं होगा। सभी जानवर उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं और नंदू सभी जानवरों को बचा लेता है। सभी का नंदू बंदर पर विश्वास अब और बढ़ जाता है।